हाँ, तो आज का टॉपिक कमर्शियल बैंक। सिर्फ कमर्शियल बैंक ही नहीं, क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग चीज़ें भी है इसमें, लेकिन हाँ खैर बोल सकते हैं क्योंकि ऊपर का टॉपिक कमर्शियल बैंक है। कर तो होना है अच्छे नंबरों से पास, तो आ जाइए एनएसए के पास। नीलेश सर एकेडमी एनएसए आप लोगों को इस तरीके का नोट्स प्रोवाइड करती है कि आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, अबाउ 90% ले सकते हैं अगर आप हमारी वीडियोस देखकर अच्छे से स्टडी करते हैं तो आज का हमारा टॉपिक है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक यानी क्या? जो हम लोगों की बैंक होती है उसे ही कमर्शियल कहा जाता है। कमर्शियल बैंक यानी कि क्या? एक हाथ से लेना, दूसरे हाथ से देना। एक हाथ से वो पैसे लेती है डिपॉजिट के तौर पे, और दूसरे हाथ से क्या करती है? बांटती भी है एज ए लोन, तो उसको बोलेंगे हम कमर्शियल। सिर्फ भरना ही भरना है, वो देगी नहीं तो वो कमर्शियल नहीं है, नॉन कमर्शियल बैंक होगी। कमर्शियल बैंक यानी ये कि फ्लो उसका चालू रहे, पैसा भी आना चालू रहे, पैसा जाना भी शुरू रहे। स्पेशली ऐसी बैंक जो कि बिजनेस के लिए वापरी जाती है, तो ऐसे बैंक को हम लोग बोलेंगे कमर्शियल बैंक। ज़्यादातर बैंकें कमर्शियल ही है। पहले ये लॉन्च हुई थी, बहुत सारी बैंकें ऐसी थी जो सिर्फ डिपॉजिट के लिए लॉन्च हुई थी, लेकिन अब क्या हो गया कि सीधी सी बात है कि उनको भी रेवेन्यू जनरेट करना है, तो सब बन गई कमर्शियल। तो हर एक बैंक कमर्शियल है। तो इनका काम क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ डिपॉजिट स्कीम प्रोवाइड फाइनेंस टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड ऑफ इंडिविजुअल डिपॉजिटर। इट हेल्प बाय गिविंग टर्म लोन, प्रोवाइडिंग शेयर्स एंड डिबेंचर, शॉर्ट टर्म लोन। ऐसी नई स्कीमें निकालेंगे ये लोग, डिपॉजिट स्कीमें, कि डिपॉजिटर को फायदा हो। फायदा किस तरीके से हो भैया? सीधी सी बात है, फलाने एबीसी नाम के बैंक में अगर मैंने अपना अकाउंट खोला, मैं उनका नियमित अगर ग्राहक हूँ, कस्टमर हूँ, तो क्या होगा कि अगर मुझे भविष्य में लोन की ज़रूरत पड़ रही है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ भी ऐसी लोन की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं दूंगा, एप्लीकेशन दूंगा, तो हो सकता है प्रायोरिटी में मुझे लोन मिले, क्योंकि मैं वहाँ का एग्जिस्टिंग कस्टमर हूँ, है ना। तो इस तरीके की स्कीमें निकालना ही काम है कमर्शियल बैंक का। स्पेशली बिजनेस वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है ना, कि अगर बिजनेस अगर दिखाते रहेंगे तो हो सकता है कि वहाँ से अच्छा सा तुमको लोन ऑफर हो जाए, है ना। डिबेंचर्स मिले, डिबेंचर्स और शेयर्स तो देखिए, बॉन्ड मिले। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कमर्शियल बैंक में होती है। अब क्या क्या चीज़ें होती है वो देखेंगे हम लोग। ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट यानी ओवर यानी कि ज़्यादा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अ कंपनी हैव करंट अकाउंट इज अलाउड टू ओवरड्रॉ विड्रॉ अप टू अ सर्टेन लिमिट सैंक्शन बाय बैंक। मान के चलो आपने बैंक में, देखो दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होता है सेविंग और एक होता है करंट अकाउंट। कासा, जिसको हम लोग बोलते हैं कासा, का यानी करंट अकाउंट, सा यानी सेविंग अकाउंट, कासा अकाउंट बोलते हैं। करंट अकाउंट यानी कि बिजनेस अकाउंट। अब इसमें फैसिलिटी क्या मिलती है? फैसिलिटी ये मिलती है कि मान के चलो डोलेश ने करंट अकाउंट निकाला, उसके अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हुए, उसने क्या बोलते हैं श्रेयस को 15,000 का चेक दिया कि जा ये चेक ले, विड्रॉल कर लेना, अपने बैंक में डाल देना। अब डोलेश के बैंक में कितने रुपए पड़े? 10,000। उसने चेक कितने का दिया? 15,000 का। श्रेयस ने वो अपने बैंक में चेक डाल दिया, ठीक है। अब 5,000 रुपये कम जा रहे, तो क्या होगा? चेक बाउंस होगा, है ना, पेनल्टी पड़ेगी। तो लेकिन करंट अकाउंट में ऐसी सिचुएशन नहीं आती है। बैंक क्या करती है? एक अमाउंट सैंक्शन करके रखती है ऑन द बिहाफ ऑफ डोलेश। वो क्या करेगी? वो 5,000 अपने तरफ से भरेगी और श्रेयस का चेक विड्रॉल कर देगी। बाद में फिर डोलेश को बोलेगी कि हमने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा अपने तरफ से डाले हैं, वो आके यहाँ फुलफिल करो। यही सिस्टम को कहा जाता है ओवरड्राफ्ट। मेरे अकाउंट में अगर कम पैसे, शॉर्ट जा रहे हैं पैसे, और किसी और बंदे को मैंने चेक दे के रखा हूँ और वो चेक वो विड्रॉल कर रहा है, तो बाउंस ना होने की जगह वो क्या होता है, बैंक अपनी तरफ से वो अमाउंट फुलफिल कर देती है। बाद में फिर वो अपने अकाउंट होल्डर से वो पैसा रिकवर कर लेती है। तो ये सिस्टम को बोला जाता है ओवरड्राफ्ट। समझ में? ओवरड्राफ्टिंग का मतलब कि पैसे नहीं रहने के बावजूद भी तुम्हारा काम हो जाएगा। वैसे ही और है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट यानी इट इज सिमिलर टू ओवरड्राफ्ट। द बोरोवर इज अलाउड टू विड्रॉ रिक्वायर्ड अमाउंट फ्रॉम दिस अकाउंट अप टू द लिमिट सैंक्शन बाय द बैंक। अरे मैंने चेक वाला बोला हूँ, है ना।
अब डोलिश के अकाउंट में 10,000 रुपये, लेकिन उसको अभी नकदी कैश की ज़रूरत है, तो वो 15,000 भी निकाल सकता है। लेकिन यार भैया अकाउंट में तो 10,000 है, तो 15,000 कैसे निकालेगा? तो यहाँ वही ओवरड्राफ्ट नाम चेंज हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कैश क्रेडिट। क्यों 15,000? अगर विड्रॉल स्लिप पे उसने 15,000 रुपये लिखा और उसमें डाल दिया उसने, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सैंक्शन अमाउंट है डोलेश के अकाउंट के नाम से, तो उसमें वो 15,000 रुपये उसको विड्रॉल करके मिल जाएंगे। बैंक वाला कैशियर ये नहीं बोलेगा कि भैया आपके अकाउंट में सिर्फ 10,000 है, 15,000 नहीं है। समझ में आया? तो ये होता है कैश क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट होता है जहाँ नकदी व्यवहार नहीं होता, चेक से होता, ट्रांसफ़र होता, आरटीजीएस होता, बहुत सारी चीज़ें होती, लेकिन नकदी व्यवहार नहीं होता। नकदी व्यवहार अगर हो रहा है कम पैसे रहने के बावजूद, यानी शॉर्ट अगर रहा तब भी अगर हो रहा है नकदी व्यवहार, तो उसे बोलेंगे हम कैश क्रेडिट। क्या बोलेंगे? कैश क्रेडिट। उसके बाद में बोलते हैं कैश लोन। कैश लोन इट इज अरेंजमेंट बाय विच द बैंक एडवांस certain amount against security pledge. Under this agreement the loan amount is directly credited to a separate loan account the borrower. मेरा अगर अकाउंट है, मुझे लोन की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा? अपनी कोई भी चीज़ सिक्योरिटी के तौर पे रखूँगा बैंक में और वो मुझे पैसा दे देगी, तो उसी को कहा जाता है कैश लोन। मैं वहाँ से वो कैश निकाल सकता हूँ, एक अकाउंट बना देगी और उसमें वो पैसा डाल देगी, तुम वो उसको कैश के रूप में विड्रॉल कर सकते हो या तो ट्रांसफ़र कर सकते हो, है ना? तो उसे कहेंगे हम लोग कैश लोन। समझ में आया कैश लोन क्या होता है? उसके बाद में देखते हैं, आजकल लिखने में बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन है बहुत छोटे छोटे शॉर्ट टर्म्स है ना? तो इसके बाद में आता है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल किस तरीके से, लेकिन 2 मिनट मैं इसमें और ज़्यादा। तो डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज यानी क्या होता है, ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा आप लोगों को कि होता क्या है। होता ये है कि मान के चलो एक डोलेश ने श्रेयस से पैसे लेना है, ठीक है? डोलेश ने श्रेयस को 10,000 रुपये दिया था, ठीक है? 10,000 रुपये दिया था। अब उसने वो पैसे चेक के द्वारा वापस किया है, ठीक है? किसने? श्रेयस ने, ठीक है? 10,000 रुपये चेक के द्वारा, लेकिन वो चेक आज का नहीं, कल का है। लेकिन डोलेश को आज ज़रूरत है वो 10,000 की, ठीक है? यानी कि 10,000 की नहीं, मान के चलो थोड़ा कम, यानी कि 9,000 8,000 की ज़रूरत है। तो अब वो चेक विड्रॉल होने के लिए 3 दिन लेता है कम से कम। अब वो कल के डेट का है तो कल परसों नरसों 3 दिन लेगा, लेकिन डोलेश को अर्जेंटली आज चाहिए, तो क्या करेगा वो? तो वो क्या करेगा, वो जाएगा सीधा आकाश के पास और बोलेगा कि एक काम कर, ये देखिए चेक है मेरे पास, ठीक है? इसके ऊपर नाम नहीं लिखा, तो अपना नाम लिख ले और ये तू अकाउंट में विड्रॉल कर दे। एक काम कर, मेरे को अभी का है ना 8,000 रुपये तू दे दे, ठीक है? अब वो ये था, कल तो चेक था, आकाश ने ले लिया और 8,000 दे दे बोला, तो उसको कितने का फ़ायदा हो रहा है? 2,000 का फ़ायदा हो रहा है ना? 8,000 उसके जेब से आ रहे, लेकिन 4 दिन बाद उसको कितने मिलेंगे वापस? 10,000। तो आकाश ने बोला ठीक है वो चेक दे दे, ले ये ले, तो 8,000 रुपये लेके जा। है अच्छा सौदा। इसे कहा जाता है डिस्काउंटिंग ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज। बैंक क्या करती है, देखो मैंने बाहर बिजनेस किया, अब मुझे ये लेना है, वहाँ से उधारी लेना है ना? यानी कि रिकवरी करना है। मैं अपने ना बिल्स लूँगा और मैं अपने बैंक में जाऊँगा जहाँ मेरा करंट अकाउंट है, भैया ये मेरे बिल है, ठीक है? ये आने वाले, एक काम करो, मुझे ना अर्जेंटली ना 50,000 की ज़रूरत है और ये पूरे 60,000 के बिल है, ये आप विड्रॉल कर लेना और मेरे को अभी अर्जेंटली 50,000 दे दो। बैंक आपको 50,000 दे दी। उनको क्या मिल रहा है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज के तहत उनको क्या मिलेगा? 60,000 रुपये फ़ायदा हो गया उनका। तो उसे कहा जाता है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ना? और ऐसा चीज़ें मान में हम लोग करते हैं, रेगुलर लाइफ में भी देखो हम लोग करते कुछ ना कुछ ऐसा। अब एक काम करना, ये ना ये देखिए पेन है ना 25 रुपये का है, मेरे को ना 10 रुपये की ज़रूरत है, 10 रुपये दे दे और ये नया का नया पेन ले ले। अरे 25 का पेन है, 10 रुपये में मिल रहा है ना? डिस्काउंटिंग है ना? तो वही चीज़ होती है। 10 का पेन ले लिए, 15 में बेच दिया,
5 रुपये का फ़ायदा है ना, 25 का पेन था। It is called trade bill. If drawer needs fund before due date, he can discount the bill with bank. It means selling the bill to the bank for certain amount slightly less than face value. उनके पास जो बिल रहेगा वो सीधा जाएगी बैंक में और बोलेगी कि भैया ये इतने का बिल है, मुझे इतने रुपए की ज़रूरत है, आप ये विड्रॉल कर लेना, आपका फ़ायदा हो जाएगा, मुझे सिर्फ अर्जेंटली इतने रुपए की ज़रूरत है। तो बैंक खुशी खुशी मान जाती है और वो पैसा तुमको दे देती है और वो बिल एक्सचेंज करके वो वहाँ से ज़्यादा रुपए कमा लेती है। तो इसे कहा जाएगा डिस्काउंटिंग ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज। समझ में आया? है इंटरेस्टिंग। उसके बाद में हम लोग देखते हैं एडीआर एंड जीडीआर। एडीआर और जीडीआर, इसको है ना नोट करना कि इसको डिफरेंशिएट बिटवीन में भी पूछा जाता है, या तो इसके डेफिनेशन या तो मीनिंग पूछे जाते हैं। व्हाट इज एडीआर एंड जीडीआर? एडीआर और जीडीआर का मीनिंग क्या होता है? अब ये तुम्हारे लिए भी एक नया चीज़ है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मज़ेदार है। तो लेकिन इसको दिमाग में डाल के रखो कि एडीआर जीडीआर पूछता जरूर है, लेकिन मन में बहुत सारे बच्चे लिख नहीं पाते। क्यों? मालूम ही नहीं है उन लोगों को। कन्फ्यूज होते हैं, अरे एडीआर कुछ तो भी था, जीडीआर कुछ तो भी था, लेकिन हमको पता नहीं क्या है। क्योंकि देखो टीचर्स लोग एडीआर जीडीआर पढ़ाते ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मन में आता है पेपर में, लेकिन ऑप्शन में आता है तो किसी ने कोई ध्यान दिया ही नहीं आज तक एडीआर और जीडीआर। लेकिन ये इतना ईजी टॉपिक है कि ये 2 मार्क ऐसे ही मिल जाते हैं इसमें, 2 मार्क के लिए पूछता है, ठीक है। अगर ये डिस्टिंग्विश बिटवीन में पूछेगा तो उसमें लिख सकते, अगर नहीं तो इसको भी समझने के लिए मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या है। द शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी कैन बी लिस्टेड एंड ट्रेड ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज लाइक NYSE और NASDAQ. For this, a company is required to comply with complicated, rigged and lengthy procedure and policies. अगर मुझे भारतीय कंपनी को फॉरेन एक्सचेंज में निवेश करना है, फॉरेन एक्सचेंज के नाम ये देखो यहाँ लिखे हुए हैं, इसमें अगर निवेश करना है तो इसके लिए बहुत लंबी लंबी पॉलिसीज है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड उसमें चीज़ें होती है, वो करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने एडीआर और जीडीआर का अगर फ़ायदा लिया तो वो वहाँ जाके फॉरेन एक्सचेंज में आसानी से काम कर सकती है, वहाँ जाके अपना बिजनेस कर सकती है। जैसे कि हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, है ना, तो एक्सपोर्ट आराम से कर सकती है। तो उसके लिए क्या करना होता है, एडीआर या जीडीआर में हमें उनके स्टॉक में एक्सचेंज निवेश करना होता है। जैसे बाहर के देश के लोग अपने स्टॉक में एक्सचेंज ये करते हैं, निवेश करते हैं, वैसे अपन उनके स्टॉक में करते हैं फॉरेक्स जिसको बोलते हैं। फॉरेक्स अगर हमने निवेश किए तो उसका एक सर्टिफिकेट हो जाता है हमारे पास, देखो भैया हमने तुम्हारे देश में निवेश किया है तो हमको यहाँ बिजनेस करने दो, ठीक है भैया आ जाओ क्योंकि तुमने हमारे यहाँ निवेश किया है। उसे कहेंगे एडीआर जीडीआर। अब ये एडीआर क्या है और जीडीआर क्या है, सिर्फ फर्क नामों का है, काम दोनों का सेम है। काम दोनों का क्या सेम है भैया, अगर हमारे यहाँ आके धंधा करना है तो हमारे स्टॉक मार्केट में आपको निवेश करना है, ठीक है। अगर आपने निवेश कर दिया तो ये जो जितनी पॉलिसी है ना ये आपको नहीं लगेगी, क्योंकि आप डायरेक्ट एंटर हो गए। क्यों? क्योंकि आपने हमारे शेयर मार्केट में निवेश किया है ना। तो एडीआर यानी होता है, एडीआर का देखो मीनिंग क्या होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये कहाँ चलेगा, सिर्फ यूएसए में, अमेरिका में, उसके बाहर नहीं चलेगा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और जीडीआर यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल यानी कि अमेरिका को छोड़कर बाकी जितने भी है वहाँ ये पॉलिसी चलेगी, वहाँ ये रिसिप्ट चलेगी। रिसिप्ट है ना, रिसिप्ट रहती तो ये हो गई हमारी, हमने कि भैया आपके फॉरेन एक्सचेंज में हमने निवेश किया है तो ये रिसिप्ट है, हमको अब आपके देश में बिजनेस करने दो। समझ में आया? तो ये है एडीआर और जीडीआर। एडीआर यानी अमेरिकन, जीडीआर यानी ग्लोबल, सिर्फ इतना ही फर्क है, काम दोनों का सेम होता है। समझ में? अच्छा, इसके ऊपर मैं बोल रहा था कि एक एग्जाम्पल दूंगा। अपने यहाँ स्टॉक एक्सचेंज 2 है, शेयर मार्केट के 2 स्टॉक एक्सचेंज, एक है एनएससी और एक है बीएससी। बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑल ओवर द इंडिया चलता है, बीएससी भी ऑल ओवर इंडिया चलता है, लेकिन बीएससी
का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? मुंबई में। मुंबई यानी कि BSE थोड़ा छोटा है, NSE अपना ऑल ओवर नेशन वाइड है ना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहले कैसे बॉम्बे के लोग ज़्यादा करते थे, इसलिए BSE बना के रखे थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी वाइड हो गया, तो BSE में भी कर सकते हैं, NSE में भी कर सकते हैं, लेकिन दायरा लिमिटेशन उसके हिसाब से BSE का बोले तो एक स्टेट वाइज हो गया, NSE बोले तो नेशनल वाइड हो गया। तो सिर्फ यही फ़र्क है, नामों का फ़र्क है, दोनों जगह हम लोग निवेश कर सकते हैं। वैसे ही ADR और GDR में दोनों भी सेम चीज़ है, लेकिन नामों का फ़र्क है, ठीक है। ADR में अमेरिका में कर सकते हैं, GDR में हम लोग अमेरिका को छोड़कर बाकी जितने भी देश बसते हैं वहाँ हम लोग कर सकते हैं, है ना। क्या करना क्या है, अगर हमें फलाने कंट्री में जाके अपना बिजनेस करना है तो वहाँ एंट्री कैसे मिलेगी मुझे, तो वहाँ के भैया जो उनका फॉरेन एक्सचेंज यानी कि जो शेयर मार्केट है वहाँ मुझे निवेश करना है, मैं वहाँ जाके निवेश करूँगा और वो सर्टिफिकेट यानी कि रिसिप्ट मेरे पास रहेगी कि मैंने आपके देश में आकर ये वाला शेयर्स परचेस किया है। तो आप बोलेंगे कि भैया हाँ किया है, आपको सर्टिफिकेट भी मिला है, अब क्या करना है भैया, हमको आपके यहाँ आके बिजनेस करना है, ठीक है आ जाओ, है ना। तो ये पॉलिसीज को कहा जाता है ADR और GDR। समझ में आया? रिवाइज कर लेते हैं। कमर्शियल बैंक यानी कि लेना और देने वाली बैंक, एक हाथ से लेना एक हाथ से देना। क्या क्या चीज़ें कर सकती है? ओवरड्राफ्ट यानी क्या होता है, अगर तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं रहेंगे तब भी किसी का चेक बाउंस नहीं होगा, वो जाके विड्रॉल कर सकता है, लेकिन ये कहाँ पे होगा? सिर्फ करंट अकाउंट पे, सेविंग अकाउंट पे नहीं होता है, बिजनेस अकाउंट पे होता है। सेम चीज़ है, ये तीनों चीज़ें बिजनेस अकाउंट पे होती है, चारों चीज़ें। कैश क्रेडिट, मैं पैसे विड्रॉल कर सकता हूँ अगर मेरे अकाउंट में नहीं रहे तब भी, लेकिन ये कहाँ होगा? सिर्फ करंट अकाउंट। कैश लोन ले सकता हूँ मैं, वो क्या करेगा, एक अकाउंट खोल के रख देगा, उसमें वो कैश डाल देगा, जितना जरूरत है हम लोग वो निकाल लेंगे, जितना निकालेंगे उसके ऊपर ही ब्याज लगेगा, पूरे इस पर नहीं। जैसे मान के चलो मैंने 10 लाख रुपए वो कैश लोन वाले अकाउंट में है, बैंक ने डाल दी, लेकिन अब उसमें से मैंने 1 लाख रुपए निकाला तो वो 1 लाख के ऊपर ही ब्याज लगेगा, ना कि 10 लाख के ऊपर, है ना। ईजी काम। उसके बाद में मेरे पास कोई अगर बिल रहा, वो मैंने अपने बैंक में दे दी कि भैया ये 10,000 का बिल है, मेरे को 8,000 की ज़रूरत है, तो 8,000 मेरे को दे दो कैश और ये 10,000 तुम विड्रॉल कर लेना, आपको 2,000 का फ़ायदा, खत्म। ये हो गया डिस्काउंटिंग ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज। ADR GDR बता दिया आप लोगों को, है ना। ये छोटे छोटे टॉपिक है, तो हो सकता है डिफाइन ओवरड्राफ्ट विथ एग्जाम्पल। व्हाट इज कमर्शियल बैंक एंड व्हाट आर देयर फंक्शन, उनके फंक्शन क्या है, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, लिख सकते हो आराम से, है ना। पॉइंट वाइज अगर तुम लोगों ने अगर ये चीज़ों को ध्यान से में रख लिया तो कोई याद नहीं करना है, इसको याद नहीं करना है, सिर्फ अपने सेंटेंस बनाना है और लिखना है, ठीक है। तो अगले हम लोग टॉपिक में मिलेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस तरीके की इंडिया में है और उसे अलग अलग कैटेगराइज किस तरीके से किया गया है, ये हम लोग देखेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ऑड मैन आउट में भी पूछता है और कहीं ना कहीं ये आपके डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी पूछेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए हमारे वीडियो को, और ज़रूरतमंदों के साथ ज़रूर साझा कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए। और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पे हमारी तरफ से आपको वीडियो चाहिए, तो वो आप हमें कमेंट कर बताइए, हम उस पर आपको वीडियो बना कर देंगे। और नए वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।